के बाद 3000 तक के लेवल्स तक अप्रोच करने के मौके। और ये प्लेट फ्लिप नहीं होगी क्या? ये आ गया एक्सिस पे दूसरा। एक्सिस बड़ा अच्छा रैशनल। आशीष जी ने फ्राइडे को वीरू हमने एक शो करा था, आप मूवी की चर्चा कर रहे थे, हमने अपनी एक मूवी बनाने की कोशिश करी थी, शेयर शास्त्र। उसमें एक्सिस बैंक बढ़िया एक टेक्नो फंडा लॉन्ग टर्म पिक भी था और बढ़िया रैशनल के साथ। तो रखिए आज फिर से एक्सिस बैंक आपके रडार पर। और इस बीच मार्केट बिग वर्सेस कड़ी में सुंदरम म्यूचुअल के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। सुनील सर गुड मॉर्निंग। सुनील सर कैसा मूड? ये बड़ा अच्छा मोमेंटम भारतीय बाजारों में, हम आउट परफॉर्म कर ही चले जा रहे हैं। पहले तो आउट परफॉर्म कर रहे थे, पहले हम वो क्या रेजिलियंस की चर्चा कर रहे थे, अब तो ग्लोबल भी सपोर्टिव और हम और तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। कहां जा रहे हैं? ये मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि हमें नया हाई छू जाएंगे, ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल ना, बिकॉज आप देखिए कि अक्टूबर से जून में हमारे मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आई थी उसका मेन कारण था करीबन 2.5 लाख करोड़ एफआईएस का पुल आउट। अभी वो 2.5 लाख करोड़ से क्वार्टर ही वापस आ गया है ना। अभी 3/4 आने का बाकी है। और कहाँ गया था ये अपना? कुछ तो यूएस मार्केट में हायर इंटरेस्ट रेट के कारण डेट मार्केट में एलोकेशन गया होगा, मगर ज्यादातर पैसा मेरे समझ में बाकी कमोडिटी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को गया था जब इंडिया से निकला, क्योंकि ऑयल का दाम और कमोडिटी दाम की बढ़त जो थी उस वक्त में, उसके कारण इंडिया से पास पैसा बाहर निकला था। अब जैसे ही ऑयल अभी 90 के आसपास आ गई है, आने वाले दिन में ये विंटर को पार करने के बाद यूएस में रिसेशन आता है तो ऑयल जरूर कटेगी। तो वापस वो पैसा एक कमोडिटी एक्सपोर्टिंग से कमोडिटी इंपोर्टिंग कंट्री जैसे इंडिया के ओर आने की जरूरत है बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उधर से, और उसके साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टर का सपोर्ट भी भरपूर मार्केट को है। आपने एम्फी के डेटा देखा होगा कि एसआईपी बुक और भी जबरदस्त बढ़ रहा है महीनों के महीने के ऊपर, और नया पैसा भी मार्केट के अंदर आ रहा है। जैसे न्यू फंड ऑफर्स में जो कलेक्शन हो रहे हैं, जैसे हमारे भी अभी क्लोज हुई, हमने करीबन 1680 करोड़ उठाए मार्केट से। ये फ्रेश पैसा जो मार्केट में आता है वो पूरा निवेश के लिए तैयार है। तो एफआईएस का सपोर्ट लार्ज कैप क्षेत्र में आ रहा है, तो वहां पे जो कंसंट्रेशन है आईटी, आप समझिए एफएमसीजी या थोड़ी बहुत बैंकिंग, तो उसमें पैसा आ रहा है। मगर डोमेस्टिक जब फंड खरीदते हैं, जैसे हमारी फंड फ्लेक्सी कैप फंड है, तो नेचुरली हम लार्ज मिड और स्मॉल तीनों को खरीदेंगे। तो सेक्टर बेस्ड चॉइस में देखेंगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को प्ले करने के लिए। डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास जब पैसा होता है तो डेफिनेटली आपको न्यू हाइस तो पहुंचते मेरे को दिखते हैं। और है अगले महीने दिवाली, तो वो दिवाली के दिन शुभ दिन होगा, शायद इस साल भी एक लाइफ टाइम हाई हम पहुंचेंगे। दिवाली बढ़िया बनने वाली है, मतलब हम सब की। अच्छा, ये ठीक है, 2.5 लाख करोड़ रुपए एफआईएस ने बेचे, रिकॉर्ड फ्लोज आउटफ्लोज हुए, वो ट्रेंड अरेस्ट हुआ, अभी तो उसका 1/4 आया है, 60,000 करोड़ रुपए के आसपास ही लौट के आए हैं। तो बेसिकली आप कह रहे हो ये इनफ्लोज जो है वो कंटिन्यू होने वाले हैं। पैसा जाएगा कहां? हिंदुस्तान अट्रैक्ट करेगा और वापस आएगा, तो इसलिए नए रिकॉर्ड हाईज और आगे और अच्छी तेजी बनेगी। करेक्ट, बिल्कुल आपने ब्यूटीफुली समराइज तो कर दिया। दूसरी बात, लेकिन आपने कहा डोमेस्टिक फ्लोज, ये आजकल तो खैर जब गोरे डाल रहे हैं पैसा तो आप लोग थोड़ा सा खींच रहे हो, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो। लेकिन ये सुनील सर, ये जो रिपोर्ट का एम्फी की आई म्यूचुअल फंड्स की, उसमें अगस्त इक्विटी इनफ्लोज तो करीब 10 मंथ के लोज पे कहा जा रहा है। इक्विटी स्पेसिफिकली 5942 करोड़ रुपीस के अगस्त के इनफ्लोज। तो मामला ठंडा तो नहीं पड़ रहा? नहीं नहीं नहीं, वो के आपको सेल्स को अलग और रिडेम्पशन को अलग देखने की जरूरत है ना। हाँ। सी रिडेम्पशन होता है हिस्टोरिकली, जिसने पैसा बनाया वो प्रॉफिट बुक तो हो कर रहे रहे हैं, हैं वो एक रिडेम्पशन, लेकिन नेचुरल बीच है। में हो गए। पardon? आप कह रहे हो इनफ्लोज एसआईपीज के कंटिन्यू हो रहे हैं, रिडेम्पशन हो गए, लोगों ने थोड़ा मुनाफा बांधा, इसीलिए ऐसा लग रहा है। हाँ बस, हाँ। सिंपल सी बात है ना। क्योंकि ऐसे नहीं कह सकते आप कि किसी का कोई नीड हो, उसने मार्केट में एक गोल लेके उसने निवेश किया, वो गोल पहुंच गया, तो गोल होगा शायद मेरे पैसा 3 गुना 4 गुना बने, या फिर कोई मेरी जो इवेंट है उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूं वो हो गया। तो प्रॉफिट बुकिंग इज अ पार्ट ऑफ अ हेल्दी मार्केट। आपको ग्रॉस इनफ्लोज मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हो रहे हैं, एसआईपी बुक मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हो रहे हैं। ये चीज आपको बता रहा है कि फ्रेश पैसा बाहर से अंदर आ रहा है डोमेस्टिक इंडिया के अंदर। तो वो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। ये रिडेम्पशन जो होता है वो नेचुरल, अगर वो कोई भी ना निवेश करता है, वो अगर पैसा हाथ में नहीं देखेगा तो उसकी कॉन्फिडेंस कैसी बढ़ेगी मार्केट में? खाली पेपर वेल्थ क्रिएट करके एनएवीज को ऊपर जाते जाते देख के फिर गिरेगी एनएवीज एक दिन तो नाराज हो जाता है। तो प्रॉफिट बुकिंग
यानी कैश में कन्वर्ट करना अपने जो गेन्स है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ हेल्दी बुल मार्केट मैं कहूंगा। तो बेसिकली एसआईपी बुक जस की तस है, एसआईपी फ्लोज अभी भी स्ट्रांग है, पैसा म्यूचुअल फंड में आ रहा है, डोमेस्टिक ऐसा नहीं कि रुक गया है, क्योंकि रिडेम्पशंस हुए थे, इसीलिए आपको अगस्त का इक्विटी फ्लो अगर आप हेडलाइन ग्रैब करके पढ़ रहे होंगे कि 10 महीने के लोज में तो सिर्फ रिडेम्पशंस हुए, पैसा इनफ्लो अभी भी जस का तस बना हुआ है। अलग अलग रीजन से लोगों ने मुनाफा बांधा होगा, फिर उसमें से एक ये भी हो सकता है कि ओबेरॉय रियल्टी के लिए 150 करोड़ रुपए चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, 2 फ्लैट खरीदने के लिए, ये भी एक रीजन हो सकता है। इतना पैसा है कि पूछिए मत जनाब। कुछ कुछ इंस्टेंसेस जानते हैं आशीष, हाँ। आई मीन ऐसे हैं जिसको देख के लगता है वाकई, आई मीन हमारे जो नेबर 2 कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिक राहत पैकेज की बात करती हैं, कर्ज की बात करती हैं। हमारे एक दिन में स्कॉर्पियो लॉन्च होती है तो 1 लाख गाड़ी बुक हो जाती हैं। 70 सेकेंड 80 सेकेंड में अगर आप देखें तो 25,000 की अगर आप देखें वो गाड़ी की बुकिंग भी हो गई। लोग कह रहे हैं कि जनाब हमें बुकिंग ही नहीं मिली, बुकिंग ही नहीं मिली। आप देखिए ब्रेजा की, देखिए आई मीन, और आपने जो ये रियल एस्टेट की बात छेड़ी, खैर हम तो दिल्ली वालों से तो बहुत दूर है बात, लेकिन सुनील जी आई मीन पैसा कितना है सिस्टम में, ये इस बात की अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रतीक है। खैर अच्छा, पैसा रहेगा तो कुछ ना कुछ तो चेज करेगा, कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड। सर ये पिछले 2 दिन से आईटी में एक मूव आया है, आईटी का सारा पेन निकल गया या फिर जितना भी रिस्क था वो प्राइस में फैक्टर इन है, आप मानते हैं? नॉट येट, क्योंकि देखिए आईटी का स्टोरी बहुत दिलचस्प है और अजीब भी है कि आईटी की शुरुआत जब हुई थी इंडिया में ना, तो एक भयंकर ग्रोथ स्टोरी थी। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया कि वो ग्रोथ प्रेडिक्टेबल हो गया और इंटरनेशनली भी इंडिया का नाम आ गया उसमें, और बिजनेस भी एक स्टडी फ्लो पे डबल डिजिट ग्रोथ पे आ रहा था। तो आईटी ने एक जो सुपर ग्रोथ सेक्टर से एक सेफ्टी सेक्टर का रूप अपना लिया था, और बहुत साल तक वो एक सेफ्टी के तौर पर उसका कंसिस्टेंट फ्लोज था, कंसिस्टेंट वैल्यूएशन थी। जब कोविड आया ना, तो क्या हुआ, उस हादसे में वर्ल्ड की आईटी की डिमांड में बहुत जबरदस्त बदलाव सामने दिखा कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्क फ्रॉम होम, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग, ये सब चीज के कारण सडनली वापस एक ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी आईटी को मिल गया, उसकी वैल्यूएशन बहुत बढ़ गए थे। और फिर जब रेट हाइक और करेक्शन और आने वाले रिसेशन की बात हुई, तो वो ग्रोथ का जो एक कोविड के कारण जो सुपर ग्रोथ फेज का एक एक्सपेक्टेशन था, वो थोड़ा कम हो गया। तो वापस आईटी की वैल्यूएशंस करेक्ट होने लगी। जैसे मैंने कहा 2.5 लाख करोड़ अगर इंडियन मार्केट से बाहर गया, तो नेचुरली लार्ज कैप में आईटी का शेयर उतना पैसा आईटी से भी गया। तो आईटी का क्या हुआ कि एक ग्रोथ स्टोरी से सडनली वापस एक सेफ्टी ओरिएंटेशन पे आ गया। तो वो करेक्शन स्टॉक स्पेसिफिकली हर एक स्टॉक की वैल्यूएशन में हो रहा है, और वो करेक्शन हो रहा है। अब वापस जो पैसा वापस आ रहा है, तो आईटी में भी आपको बाउंस बैक दिख रहा है, इसलिए क्योंकि जो पैसा आता है उसमें समझिए ईटीएफ का पैसा आता है। इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ के अंदर इंडिया का एक अलग होता है। अब ईटीएफ का पैसा आता है तो हर इंडेक्स में हर स्टॉक को खरीदने की उसकी एक जबरदस्ती बनती है ना, बिकॉज ईटीएफ कैन नॉट चूज स्टॉक्स। तो नेचुरली ईटीएफ वाला पैसा अगर आता है इंडियन मार्केट में, तो सबके सब स्टॉक बढ़ेंगे, उसके साथ आईटी के लिए भी बाइंग सपोर्ट आ जाता है। वो एक बात। सेकेंड, कई स्टॉक्स का करेक्शन इतना हुआ है कि वो सेफ्टी जोन के अंदर कंफर्टेबली आ गए। मगर अब ये भी सोचिए कि एक रिसेशन में कई ऐसे यूजर सेक्टर्स जैसे बीएफएसआई है, जहां पे आईटी कॉस्ट एक बड़ा कॉस्ट है उनके अंदर। तो एक रिसेशन में कॉस्ट सेविंग्स की ओर ध्यान जाती है, तो तब भी आईटी के ऊपर क्या वो शिफ्ट कर सकते हैं आईटी को एक कंपनी से दूसरी कंपनी, अगर वो बिडिंग वॉर में वो कम कोट करती है, तो एक रिसेशन में भी एक रीअलोकेशन ऑफ आईटी स्पेंड होता है, जिससे इंडियन कंपनीज को लाभ मिल सकता है। तो ये 2 चीज मैं कह रहा हूं, एक ईटीएफ वाला पैसा आके सभी लार्ज कैप्स को खरीद रहा है जिसमें आईटी है शामिल, तो नेचुरली उसके लिए बाइंग सपोर्ट। और दूसरी बात है कि रिसेशन में भी एक कॉस्ट सेविंग के कारण आईटी एक्सपेंडिचर बढ़ सकती है, फ्रॉम वन सेक्टर टू वन कंपनी टू अनदर, वन कंट्री टू अनदर, उसमें इंडिया का लाभ आ सकता है। तो यही एक सपोर्ट फैक्टर आ रही है आईटी को। तो मेरे ख्याल में आईटी एक सेक्टर ओरिएंटेड एलोकेशन, एक सेफ्टी का सेक्टर मान के उतना एलोकेशन तो रहेगा ही। तो एक बॉटम है डेफिनेटली आईटी के लिए, उसके ज्यादा गिर नहीं सकता है। मगर आप ग्रोथ की स्टोरी देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक कंपनीज जो इस माहौल में उसको मार्केट शेयर ज्यादा मिल सकता है, उसके लिए उसको ज्यादा डिमांड होगा उसकी स्टॉक के लिए, ऐसी बात बन रही है। मगर मेरे ख्याल में कुछ और कंपनीज आईटी के अंदर ही है जहां पे और भी थोड़ा करेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत से ग्रोथ की स्टोरी उसमें फैक्टर हुई है।
सो स्टॉक स्पेसिफिक मैं कहूंगा, बट ओवरऑल आईटी में मैं कहूंगा कि एक डिफेंसिव तौर पर आपको एलोकेशन रखने की जरूरत जरूर है। मीनवाइल सुनील सर, आपसे बात करते करते निफ्टी डे हाई 17,963, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ 18,000। अच्छा, लास्ट 3 साल 2 साल हर साल एक थीम रही है। CY20 में सुनील जी आपकी फार्मा थीम रही थी, FMCG थीम रही थी, देन केमिकल्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। 20 बिलोंग्स टू आई मीन कहीं ना कहीं डिफेंस, और अब हमें खबरें ये आ रही हैं कि सरकार माइट भी ऑफर्स लेके आएगी जो कि एक शॉर्ट टर्म सप्लाई जनरेट करेगा, बट आपको लगता है कि कमिटेड रही है डिफेंस पे अभी भी? और जो इंडिया का अप्रोच रहा है, स्पेशली अगर आप देखें बीते 1.5 साल में लोकल प्रोडक्शन, उसके तहत क्या स्टे कमिटेड की अप्रोच रखेंगे आप इस स्पेस में अभी भी? यस, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है कि अब गवर्नमेंट के पास भी एक लीवे है कि जीएसटी कलेक्शन स्ट्रांग है, इनकम टैक्स कलेक्शन भी स्ट्रांग है, तो फिस्कल साइड में बहुत रूम है गवर्नमेंट के पास। तो मेरे ख्याल में ये मेक इन इंडिया का जो ओरिजिनल प्रोग्राम था, जो पीएलआई के जरिए वो अभी उसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ा शिफ्ट कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, और उसका फायदा जरूर रहेगा। तो मैं कहूंगा कि उसके ऊपर ध्यान कंटिन्यूस रहना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ। हाँ, बढ़िया। ये 1680 करोड़ रुपए जो आए सुनील सर, कब डालना शुरू कर रहे हो आप? मैंने उसको सवाल आपका आधा मैं सुना नहीं। मैं नहीं 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 1680 करोड़ रुपए जो सुंदरम के पास आए, डिप्लॉय होने कब आ रहे हैं? मैं डिप्लॉय देखिए, जब मैंने रोड शो शुरू की थी इसकी, जुलाई 18 तारीख था, उस वक्त मार्केट में 1 महीने से लेकर 3 साल तक पूरा लाल निशान था मार्केट के अंदर। तब मैं कह रहा था कि हम पैसा आएंगे ना तो पहले दिन में ही हम निवेश कर लेंगे, बिकॉज उतना कॉन्फिडेंस था हमारे ऊपर। तो जैसे में रोड शो और हमारी एनएफओ खत्म हुई, मार्केट में सब अब ग्रीन टेरिटरी में आ गया। तो अब मैं फंड मैनेजर को कह रहा हूं कि ध्यान से कीजिए, देखिए जो जो सेक्टर आपको पसंद थे उसमें वैल्यूएशन कैसे बढ़े, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसा है, तो थोड़ा देख सोच समझ के अभी कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टर का भी एक्सपेक्टेशन होता है कि इमीडिएटली रिटर्न अच्छा हो, मगर 10 के नीचे नहीं जाना चाहिए एनएवी। तो ये खास चीज मन में रखते हुए एक स्टैगर्ड एलोकेशन ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स मैं करूंगा। पूरा का पूरा एक ही शॉट में नहीं करेंगे, एक स्टैगर्ड ओवर 1 और 2 मंथ्स धीरे धीरे। पहला डिप्लॉयमेंट कहां जा रहा है? पढ़न पहला डिप्लॉयमेंट कहां जा रहा है जो पॉकेट कंफर्ट दे रही हो? भाई कुछ तो लगाना पड़ेगा। नहीं, सेक्टरली आप देखें तो 3 सेक्टर में हम इक्वली डिवाइड करेंगे। इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अव्वल नंबर है, क्योंकि स्वीट स्पॉट अभी भी है बैंकिंग सेक्टर में, और उसमें लार्ज मिड और स्मॉल तीनों तरह के स्टॉक्स शामिल होते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। उसमें अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, थोड़ा बहुत पीएसयू बैंक्स भी होगा, फिर आपको इंश्योरेंस कंपनीज होंगे, फिर एनबीएफसीज होंगे, और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होंगे। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस एक वाइड सेक्टर है, डिफरेंट तरह की वहां पे है, और बुलिशनेस बनता है इसलिए कि क्रेडिट ग्रोथ, जैसे आपने डेटा देखा, अब एक 15 मंथ हाई पे आ गया है, तो 15.5% का YOY ग्रोथ है। तो क्रेडिट ग्रोथ जैसे बढ़ रहा है, इस माहौल में बैंक्स के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उन्होंने लो कॉस्ट फंड्स टाई अप कर लिया था कोविड के टाइम में। अब मोस्ट ऑफ देयर लेंडिंग बुक एक फ्लोटिंग रेट पे है, एक्सेप्ट फॉर ऑटो लोन और पर्सनल लोन, बाकी के सब उनके लेंडिंग बुक फ्लोटिंग। और आपने हाउसिंग लोन अगर लिया हो, आपको पता होगा कि कितने जल्दी से वो अपना रेट्स बढ़ा रहे हैं हाउसिंग लोन में, क्योंकि फ्लोटिंग रेट है। तो बैंक्स के प्रॉफिट मार्जिन निम्स बहुत बढ़ेगी, उनकी एनपीए की सिचुएशन भी बहुत कंट्रोल में आ गई है, कैपिटल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक टॉप पिक होगी हमारी डिप्लॉयमेंट में। उसके साथ डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है हमारी, क्योंकि 2 साल से एक समर का वॉश आउट हुआ, और 2 पर कैपिटा इनकम बढ़ गई थी लोगों की इवन ड्यूरिंग द कोविड, क्योंकि खाली मिडिल एंड हायर इनकम में कोई जॉब लॉसेस नहीं थे, इनफैक्ट इनकम्स बढ़ गए थे। आईटीएसए सेक्टर में एक्चुअली सैलरीज बहुत बढ़ गए थे, तो मगर वो खर्चा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक लॉकडाउन था, एक माहौल अच्छा नहीं था। जैसे अभी आपने ऑटो के नंबर्स बताए कि ब्रेजा का या जो भी बुकिंग्स की बात, तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, ऑटो सेक्टर है, और हाउसिंग भी है, ये तीनों
एक कंज्यूमर डिस्क्रिप्टिव स्पेस में हमारे लिए टॉप पिक है, जहां पे हम ओवरवेट होंगे तो इनिशियल एलोकेशन उसके ऊपर भी जाएगा। और तीसरा जो एक लॉन्गर टर्म से 3 to 5 ईयर की आउटलुक से आज खरीदारी शुरू करेंगे, वो होगी कैपिटल गुड्स साइकिल के अंदर इंडस्ट्रियल्स, जैसे सीमेंट, स्टील, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, अपनी जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सब। जी सर। तो ये 3 सेक्टर में हम इनिशियली डिप्लॉयमेंट करेंगे। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। डिप्लॉयमेंट सेक्टर पे, स्टॉक्स पे, सब पे अगर आप देखें अपना अपना व्यू रखा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिर होगी आपसे जल्द मुलाकात। पैसा आपने आखिर लगाया कहाँ, उस पर होगी बात, लेकिन मार्केट से